नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाई एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एस.बी.डी. गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सरदार शहर। हम बीएससी सेकेंड ईयर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिक हीट एंड उससे पूर्व के वीडियो में मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको करवा चुका हूँ। स्पेसिफिक हीट में आपको मेयर संबंध भी पिछले वीडियो में करवाया जा चुका है। दोबारा से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपकी मेमोरी में दोबारा से बातें आ जाएं। और आज हम मोनोटॉमिक, डायोटॉमिक और ट्रायोटॉमिक गैसों के लिए हम एडियाबैटिक रेशियो यानी रुद्धोष्म निष्पत्ति का मान भी ज्ञात करेंगे। ओके, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि अगर कोई भी आपकी वस्तु है तो उस वस्तु का अगर आप टेम्परेचर, अगर उसकी स्टेट चेंज किए बिना 1 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज कर देते हैं तो जो आपको ऊष्मा चाहिए होती है उस ऊष्मा को आप क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ओके, अब देखिए स्पेसिफिक हीट 2 टाइप की होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रखा जाए तो Cv एंड कांस्टेंट प्रेशर रखा जाए Cp। अब एक रिलेशन है जिसको मेयर संबंध कहते हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R। R एक पॉजिटिव एंटीजर है। R इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.3 जूल पर मोल केल्विन होती है। ओके, तो यहाँ पर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि Cp माइनस Cv एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है तो इसका मतलब Cp ग्रेटर देन क्या होता है? Cv होता है। Cp ग्रेटर देन क्या होता है? Cv होता है। अर्थात आप किसी भी वस्तु का प्रेशर कांस्टेंट करके उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में आपको ऊष्मा क्या होगी? ज़्यादा चाहिए होगी, बेशक आप कांस्टेंट वॉल्यूम रख रहे हो। इसका मतलब ये है फिजिकल, अगर इसका मीनिंग देखें आप तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपको किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में, कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में आपको क्या आएगा? अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, अधिक हीट की आवश्यकता होगी। ओके, सेम टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपको अधिक हीट की आवश्यकता होगी। अब मेयर संबंध में मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे और डेल क्यू का जो मान है वहाँ से तो आप Cp लेंगे, डेल यू आप Cv से लेंगे और dw का मान है वो आप Pdv और Pdv की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप Pv इक्वल टू nRT से। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तीनों में तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप एक कोई भी गैस है जो आपकी mkg मोल गैस है तो dt अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो आपके पास डेल क्यू आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। इसी प्रकार Cv ज्ञात कर लेंगे। तीनों की वैल्यू अगर आपने पुट करेंगे, पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ ये बात, तो आपको क्या प्राप्त होगी? Cp माइनस Cv इक्वल टू R यानी मेयर संबंध प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके मात्रा कैलोरी में है तो आप R/J का उपयोग भी कर सकते हैं, वरना आप अगर जूल में लेते हैं तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R। सारे मात्रा का आपको किस में लेने पड़ेंगे? जूल में लेने। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे जो बताता हूँ, एडियाबैटिक रेशियो बताता हूँ। यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको एडियाबैटिक रेशियो क्या होता है। रुद्धोष्म निष्पत्ति जिसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, Cp/Cv को क्या कहा जाता है? रुद्धोष्म निष्पत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुद्धोष्म निष्पत्ति। और एक ये प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में कि रुद्धोष्म निष्पत्ति का जो मान होता है वो होता है 1+2/F, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एडियाबैटिक रेशियो में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को फाइंड आउट कीजिए। तो ये बार बार रिलेशन आपके काम आता है कि ये रिलेशन आप फाइंड आउट कीजिए। तो मैं आपको अलग अलग गैसों के लिए मोनोटॉमिक, डायोटॉमिक और ट्रायोटॉमिक और फिर आपकी बहुपरमाणविक पॉलीएटॉमिक गैस के लिए मैं आपको क्या करूँगा? ये एडियाबैटिक रेशियो ज्ञात करूँगा। एडियाबैटिक रेशियो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए अब आप ज्ञात करेंगे तो आपको सूत्र नज़र आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। 1 ग्राम मोल गैस के अणुओं की कुल जो ऊर्जा होती है E = 3/2
टू आर टी, सॉरी के टी नहीं होती है, के टी एक अणु के संगत माध्य गतिज ऊर्जा होती है। अगर एक मोल की बात करें तो E इक्वल टू 3/2 आर टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होता है? 3 होता है, और एनर्जी होती है वो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के संगत हाफ आर टी होती है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपके पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 3/2 आर टी हो जाएगी, टोटल एनर्जी का मान हो जाएगा। अब देखिए टोटल एनर्जी का मान अगर आपके पास हो गया तो टोटल जो एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी के रूप में होती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या होती है? 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो DE/dt आपके पास आएगा 3/2 R/J। अब यहाँ पे CV प्राप्त हुआ। आपको CV कैसे प्राप्त हुआ? आप देखिए, आप एक संबंध जानते हैं, थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ जानते हैं आप कि डेल Q इक्वल टू डेल DU और प्लस PdV होता है। ओके, DU प्लस PdV होता है। अब इंटरनल एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी 2 टाइप की होती है। इंटरनल एनर्जी 2 टाइप की कौन कौन सी है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल का मान तो आपके 0 हो जाएगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा, यानी DU होगा वो किसके बराबर होगा? DE के बराबर ही होगा। DU होगा वो किसके बराबर होगा? DE के बराबर। अब कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो DV का मान क्या हो गया? 0 हो गया, तो PdV। इसका मतलब DE है वो किसके बराबर है? डेल Q के बराबर है। DE यानी जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो किसके तुल्य आई है? आपके जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, इसका मतलब वो हीट में चेंज हो रहा है डायरेक्टली आपके, यह बात आप बोल सकते हो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के संगत अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आप इससे पूर्व वाले समीकरण का, अगर आप इससे पूर्व वाले समीकरण, ये जो E आई आपके 3RT, इस समीकरण का अगर आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास ये आया। अब E का है तो E मैं आपको बता चुका हूँ ये किसके बराबर है? Q के बराबर है, तो DQ/, क्या आ जाएगा? DT आ जाएगा। और T यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल टू क्या आएगा? 3/2 और R आएगा। ओके, अब ये किसके बराबर आएगा? CV के बराबर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि DQ किसके बराबर? DE के बराबर तभी होगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम है। DE के बराबर तभी होगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो CV की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। किसकी वैल्यू प्राप्त होगी? CV की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। R/J आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप अपॉन में J लगाते हैं तो आपको लोअर में मात्रक लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मूला जो आया वो आया CV इक्वल टू 3/2 R। अगर नॉर्मली देखें आप मात्रक ले तो अब CP का मान याद करना है, तो CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है? R होता है। तो CP का मान याद करना है तो R में ऐड होगा क्या? CV। तो 3/2 में अगर R को ऐड करें तो 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/2 R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/2 R हो जाएगा। अगर 5/2 R हो गया तो CV आपके पास हो गया 3/2 R एंड CP हो गया 5/2 R। अगर आप गामा देखें, गामा का मतलब CP/CV, तो CP का मान 5/2 और 3/2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 5/3। और 5/3 का मतलब आपके पास हो गया 1.66। इसका मतलब मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए आपके जो एडियाबैटिक रेशियो यानी रुद्धोष्म निष्पत्ति का मान होता है वो कितना होता है? 1.66 होता है। 1 क्या होता है? 66 होता है। इसी प्रकार आप डाई एटॉमिक के लिए सेम फार्मूला उपयोग करेंगे। तो डाई एटॉमिक के लिए E की वैल्यू है वो F/, क्या लिखेंगे? RT, और F/RT लिखा तो F का मान डाई एटॉमिक के लिए 5RT, और इसका टाइम के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास DE/dt जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? 5/2 R के बराबर आएगा। 5/2 R के बराबर आएगा। और यहाँ पर भी DE किसके बराबर होगा? DQ के बराबर, और DQ के बराबर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो CV का जो मान प्राप्त हुआ वो 5/2 R प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? CV का मान 5/2 R प्राप्त हो गया। अगर 5/2 R प्राप्त हो गया
तो 5/2 R प्राप्त हो गया। तो Cp का मान अगर निकालें तो वो मान आएगा Cv प्लस क्या आएगा R। तो अगर Cv प्लस R आएगा तो ये आपके पास 5/2R और प्लस R की बात करें तो ये आ जाएगा 7/2R। तो 5/2R तो Cv का मान और 7/2 इसका मान Cp का मान। अब देखिए अगर आप एडियाबेटिक रेशियो देखें तो गामा इक्वल टू Cp अपॉन क्या है Cv। ये आपके पास 7/2R और ये आपके पास 5/2R और यहाँ पे आपके पास जो टर्म आएगी वो आएगी 7/5 और 7/5 आएगा वो 1.4 आएगा 1.4 आएगा। अब डायटोमिक गैस के लिए एडियाबेटिक रेशियो क्या होता है आपके 1.4 होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें होती हैं वो मोस्टली आपके 78% नाइट्रोजन और 21% क्या होती है ऑक्सीजन, यानी डायटोमिक गैस से मिलकर क्या बना होता है वायुमंडल। मोस्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग मात्रा में, आर्गन नियोन भी अलग मात्रा में। तो इसका मतलब कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि वायुमंडल का एडियाबेटिक रेशियो क्या है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों का एडियाबेटिक रेशियो क्या है। तो डायरेक्टली थोड़ा सा घुमा देता है क्योंकि डायटोमिक गैस है तो 1.4 होता है। और इसका कारण भी ये है कि जो वायुमंडल में जो परिवर्तन होते हैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस ही होता है। क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो वहाँ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ही फैक्टर है कि उसके लिए एडियाबेटिक फैक्टर क्या होता है वायुमंडल के लिए एडियाबेटिक रेशियो का मान क्या होता है तो 1.4 होता है। क्या होता है 1.4 होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब देखो जी ट्राई एटॉमिक गैस के लिए लीनियर जो आपकी है नॉन लीनियर, उसके लिए देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। तो यहाँ पे 3RT और 3RT का अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3R और 3R आएगा। तो ये किसका मान है Cv का मान। किसका मान है Cv का मान आ गया। और Cv का मान अगर आपने याद कर लिया तो Cp का मान इसमें एक R और जोड़ते हैं यानी 4R हो जाएगा। कितना R हो जाएगा 4R हो जाएगा। अगर 4R हो गया Cp का मान तो गामा इक्वल टू क्या आएगा, गामा इक्वल टू आपके पास आएगा Cp अपॉन Cv। तो ये आया आपके पास 4R और ये आया 3R। तो आपके पास टोटल जो वैल्यू है 4/3 और 4/3 का मतलब 1.33। तो अगर नॉन लीनियर गैस हैं ट्राइएटॉमिक तो आपके पास एडियाबेटिक रेशियो का मान 1.33 होता है। ओके, अब अगर लीनियर है आपकी रेखीय है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। तो Cv का मान जो आएगा वो 7/2R आएगा क्योंकि 7/2RT का आप डिफ्रेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास 7/2R आ गया। और Cp अगर इसमें एक और जोड़ेंगे आप R तो 9/2R आ जाएगा। और गामा इक्वल टू क्या आएगा Cp अपॉन Cv। तो Cp अपॉन Cv का मतलब 9 अपॉन क्या आएगा 7, 9/7। और 9/7 को अगर आप हल करेंगे 9/7 को अगर आप हल करेंगे तो 1.28। अब अगर इनको एडियाबेटिक रेशियो को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना हो, आरोही या अवरोही क्रम में अगर इनको जमाना हो तो आपको पता चल रहा है कि ट्राई एटॉमिक गैस का सबसे कम है। ट्राई एटॉमिक गैस का सबसे कम है, यानी सबसे कम किसका है, जैसे आपको दे दे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम। इससे कम अगर आप लीनियर देखें आप गैस H2O वेपर के रूप में अगर आप ले लें H2O, और इससे ज़्यादा किसका होगा O2, और इससे ज़्यादा आपका क्या होगा हीलियम। ओके, तो ये क्रम रह जाएगा एडियाबेटिक रेशियो के लिए। अगर कंपटीशन एग्जाम की अगर आप बात करें तो ये आपके पास रिलेशन रहेगा। ओके, तो यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि एडियाबेटिक रेशियो क्या होता है और ये किसी भी गैस के लिए इस प्रकार। अब ये प्रश्न बार बार आया हुआ है कि इसमें प्रूव दैट गामा इक्वल टू 1+2/f। अब मैं कोई पॉलीएटॉमिक गैस का एग्जांपल ले लेता हूं। तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करेंगे पॉलीएटॉमिक गैस की तो वो मान लेते हैं कितनी है बहुपरमाणु गैस की f है। तो टोटल जो एनर्जी होगी तो वो FRT हो जाएगी। ओके, तो ये आगे एनर्जी E। और अगर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करें T के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा F/2R। क्या आएगा F/2R आएगा।
F/2R आएगा। किसका मान आएगा? CV का मान आएगा। किसका मान आएगा? CV का मान आएगा। अगर CV का मान ये आ रहा है आपके पास, तो CV का मान आपके पास आ रहा है F/2R, तो CP का जो मान आएगा वो मान आएगा F/2R प्लस R। ओके, क्योंकि CP होती है वो CV से कितनी बड़ी होती है? R बड़ी होती है। अब देखिए CP अपॉन CV डायरेक्टली अगर आप निकालें, CP अपॉन CV अगर निकालें, तो ये आपके पास आया F/2R प्लस R और डिवाइडेड बाई क्या? F/2R। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आप R से डिवाइड कर दें इसको, तो आपके पास जो टर्म आएगी वो मैं आगे लिख रहा हूँ इसको, ये आएगी गामा इक्वल टू दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, CP अपॉन CV इक्वल टू F/2R प्लस R और बटे में F/2R। R कैंसिल हो रहा है और बाई 2 है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, बाकी बाई 2 भी कैंसिल हो जाए। यहाँ पे आपके पास आया F+2 और डिवाइडेड बाई F। अगर आप दोनों टर्म को अलग अलग लिखें तो F में F का भाग लगेगा 1 और ये आ जाएगा 2+2/F। ओके, तो ये किसके बराबर है? गामा के बराबर है। किसके बराबर है? गामा के बराबर है। तो ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि एडियाबेटिक रेशियो और डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशन होता है, और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार ये प्रश्न आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एडियाबेटिक रेशियो में रिलेशन आप मतलब कौन सा रिलेशन है। आपके बहुचयनात्मक जो प्रश्न होते हैं, मल्टी चॉइस जो प्रश्न होते हैं, उसमें आपके पास ये प्रश्न आपको मिल जाता है। तो गामा इक्वल टू क्या होता है? 1+2/F। तो ये रिलेशन याद रखना है, और आपके MGSU यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार भी ये बड़े प्रश्नों में आपके शुमार हो सकता है, तो आप डायरेक्टली भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि एडियाबेटिक रेशियो क्या होता है, और इसकी जो वैल्यूज होती है, ये जो निकाला है ये यहाँ पर आपका सही नहीं है, सॉरी, ये यहाँ से आपको डेरिवेशन में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा कि डेरिवेशन में इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपने ली है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3 ली गई है। तो बहुप्रमाणिक गैस के लिए विशिष्ट मान इसने केवल क्या माना है, यहाँ पे ये फिक्स कर दी स्थानांतरित और घूर्णन, और F कंपन की स्वतंत्रता की कोटियाँ इसने ले ली। तो अगर आपका ये कब ली जाएंगी F कंपन की स्वतंत्रता, अगर ये बात यहाँ पे बेसिकली ये डेरिवेशन हाई टेम्परेचर के लिए है। किसके लिए? हाई टेम्परेचर के लिए। किसके लिए? हाई टेम्परेचर के लिए किया गया मेरे दिमाग। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर हाई टेम्परेचर नहीं है तो आप डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मान लें? F मान लें। और पहले जो मैंने जिस प्रकार से निकाला है कि इक्विपार्टीशन एनर्जी होती है प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के संगत, और वो हाफ KT होती है, और हाफ KT या हाफ RT होती है। तो F के संगत कितनी होगी? F/2RT होगी। उससे आप CV निकाल सकते हैं, और CV से क्या? CP साधारण है क्योंकि R बड़ा होगा किससे? CV से, तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा। गामा क्या निकालना है? CP अपॉन CV निकालना है, तो वो आपका हो जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एडियाबेटिक रेशियो से संबंधित जो आपके एडियाबेटिक प्रोसेस है, सॉरी, उससे संबंधित मैं कुछ बातें लेके आऊँगा। हमारे जो फर्स्ट यूनिट है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे एक ब्राउनियन मोशन और आवोगाद्रो जो नंबर है उसकी कैलकुलेशन ब्राउनियन मोशन से किस प्रकार पेरी ने की, वो ज्ञात करेंगे। अपने 2 या 3 वीडियो और बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप कंटिन्यूस मेरे साथ बने रहें। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।